हेलो। देखिए, हमारे ब्रेन का जो है मेमोरीज़ को स्टोर करने का अलग-अलग डायमेंशन है। जैसे 5 डायमेंशन, 6 डायमेंशन, 7 डायमेंशन। अभी तक हमारा ब्रेन जो है 5 डायमेंशन में स्टोर करता था मेमोरीज़ को। नई रिसर्च में ये है कि अगर एक संभावना जताई जा रही है कि अगर हमारा ब्रेन 7 डायमेंशन यानी 7 डायमेंशन में ब्रेन जो है मेमोरी को स्टोर करे, तो हमारे जो आउटर वर्ल्ड को देखने की जो गहराई है या समझ है, वो कितनी बेहतर हो सकती है। अभी तक तो हम 5 डायमेंशन में ब्रेन जो हमारा मेमोरी को स्टोर कर रहा था। अगर हम 7 डायमेंशन में चले जाते हैं या 7 डायमेंशन से हमारा ब्रेन मेमोरी को स्टोर करता है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? यही देखना है। ये रिसर्च किसने की है, कहाँ हुआ है, सारी चीज़ें फंडामेंटल समझते हुए। तो देखिए, साइंस डेली में साइंटिस्ट सजेस्ट द ब्रेन में वर्क बेस्ड विथ 7 सेंसेस, नॉट जस्ट 5। कहाँ हुआ है? स्कोलटेक। ये स्कोलटेक कहाँ है? ये रसिया है, रसिया के मॉस्को में ये स्कोलटेक है। यानी कि कह सकते हैं एशिया और यूरोप के यूरेशिया वाले क्षेत्र में ये पाया जाता है, ये पूरा पूरा यूरोप में। कैंपस देखते हैं, ये स्कोलटेक है। इसको दिखाने का पर्पज़ ये होता है कि आप जाने कि देश दुनिया में कहाँ पे किस तरीके के कॉलेज हैं, कौन-कौन से रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ पे इस तरीके की रिसर्च हो रही है, खासकर 5 सेंस, 6 सेंस और 7 सेंसेस पे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने 6 सेंसेस की बात करी थी। जैसे हम पहले बोलते थे ना 5 सेंसेस है, लेकिन उस वीडियो में मैंने बताया कि छठा सेंसेस कौन-सा है, जो कि खोज हुई है। अब ये किसने किया है, वो देख लीजिए। देखिए, इस रिसर्च को लीड करने वाले हैं निकोलाई ब्रिलियांतो, या कह सकते हैं निकोले ब्रिलियांतो, ये कर रहे हैं इसको। तो 7 सेंसेस को एक्सप्लेन करने के लिए कि हमारा ब्रेन जो है मेमोरी को कैसे स्टोर कर रहा है, अगर 7 डायमेंशन से स्टोर करे तो हमारा ब्रेन का जो फंक्शन कितना तेज हो सकता है, उसके लिए एक मैथमेटिकल मॉडल बनाया, वो भी मेमोरी का। उस मैथमेटिकल मॉडल को देखेंगे, क्योंकि एक मैथमेटिकल मॉडल एक नहीं है, ये एक ग्रुप ऑफ मॉडल है। बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर इस मैथमेटिकल मॉडल को बनाया गया। उन बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे, फिर देखेंगे कि उन्होंने क्या बताया है। देखिए, एक पहले हमको ये समझना है, एक कॉन्सेप्चुअल स्पेस थ्योरी। ये कॉन्सेप्चुअल स्पेस थ्योरी क्या बोलती है? देखिए, कॉन्सेप्चुअल स्पेस थ्योरी ये बोलती है कि हमारा ब्रेन जो है किसी भी मेमोरी को, हमारा ब्रेन किसी भी मेमोरी यानी यादों को ऐसे ही हवा में याद नहीं रखता है, ठीक है? उसके लिए एक डायमेंशन यानी एक स्पेस बनाता है, एक स्पेस बनाता है, मतलब हर तरीके का एक डायमेंशन बनाता है और उस स्पेस में उनको स्टोर करता है। मान लीजिए फर्स्ट डायमेंशन है, ये सेकंड डायमेंशन, ये थर्ड डायमेंशन, ये फोर्थ डायमेंशन, ये फिफ्थ डायमेंशन। तो 5 डायमेंशन में मेमोरीज को स्टोर कर रहा है, ठीक है? हर एक स्पेस में, हर एक स्पेस में। यही है कॉन्सेप्चुअल स्पेस थ्योरी। तो ब्रेन हमारा ऐसा क्यों करता है कि हर एक खाना बना लेता है, मतलब एक डायमेंशन बना लेता है, एक स्पेस बना लेता है और उसी स्पेस के अकॉर्डिंग हर एक मेमोरी को स्टोर करता है, ठीक है? ऐसा क्यों करता है? ये ऐसा ये इसलिए करता है ताकि हम आसानी से चीज़ों को समझ सकें, याद कर सकें और तुलना कर सकें। अभी हम एग्जाम्पल से देखेंगे इस डायमेंशन वाली बात को। देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं एक केले की, एक बनाना की, ठीक है? मान लीजिए आप बनाना देखते हैं, आपके सामने बनाना आया, किसी ने बोला ये केला है, ठीक है? आपने सुन लिया कि केला है, फिर आपने उस केले को देखा, ठीक है? आपने सुना कि वो केला है, फिर आपने देखा कि उस पीले रंग का एक केला है, ठीक है? फिर क्या करते हैं? स्मेल करते हैं, तो स्मेल करके पता चलता है आपको कि वो एक केला है। फिर टच करते हैं, ठीक है? टच करके पता करते हैं कि किस तरीके का पिलपिला है, कैसा है। फिर खाते हैं, फिर आपको उसको टेस्ट आता है, ठीक है? तब हमारा ब्रेन जो है केले की मेमोरी को देखता है, साउंड उसको जब आप बोलते हैं केला है तो उस साउंड को सुनता है, देखता है, स्मेल करता है, टच करता है और टेस्ट करता है। इन ये जो आपके 5 सेंसेस है, आइज़, नोज़, टंग, ईयर, स्किन, यही 5 डायमेंशन है। इन्हीं 5 डायमेंशन की वजह से आप बाहरी वर्ल्ड को यानी बाहरी वर्ल्ड को फ़ील करते हैं। तो ये बाहरी वर्ल्ड ही तो है, ये केला बाहर से आया और 5 डायमेंशन यानी 5 सेंसेस, इसके थ्रू आप मेमोरी को स्टोर करते हैं, ठीक है? तो आपके दिमाग में ये बनता है, एक इमेज तैयार होती है कि ये केला है। जैसे हम बाहर की चीज़ों को कैसे बता पाते हैं कि ये केला है, ये अंगूर है, ये खटिया है, ये लैपटॉप है, कैसे? इन्हीं 5 डायमेंशन से बताते हैं। और जो रिसर्च हुई है ना, इसी 5 डायमेंशन में 2 डायमेंशन और जोड़ने की बात कर, कि मेमोरी जो स्टोर कर रही है 5 डायमेंशन से, अगर ये 2 डायमेंशन और ऐड कर ले, तो हमारी मेमोरी की पावर कितनी ताकत बढ़ सकती है। यही समझाना है हमको। तो ये इसमें पहला क्या है? कॉन्सेप्चुअल स्पेस थ्योरी। एक मैथमेटिकल मॉडल की बात की गई है, उसको लास्ट में मैं तुरंत बता दूंगा कि यही है, लेकिन अभी एक एक थ्योरी समझना है, फंडामेंटल हमको
कॉन्सेप्चुअल स्पेस थ्योरी क्या है कि हमारा ब्रेन मेमोरी को स्टोर करता है कई डायमेंशन में। एक्चुअल में 5 ही डायमेंशन है, तो उन 5 डायमेंशन अगर पूरे इस्तेमाल हो रहे हैं तो इन पूरे 5 सेंसेस की वजह से स्टोर करेगा। अगर 5 सेंसेस नहीं लग रहे हैं, 4 से हो रहे हैं, 3 से हो रहे हैं, तो उनसे स्टोर करेगा। यही डायमेंशन, इसी को बोलते हैं और इसी को स्पेस बोलते हैं। और हर स्पेस में ये आपके ब्रेन में एक बॉक्स बनता रहता है। आपके ब्रेन में एक बॉक्स बनता रहता है हर चीज़ के लिए। मान लीजिए कलर के लिए हो गया, ये स्मेल के लिए होगा, ये कलर के लिए, ये स्मेल के लिए, ये किसी और चीज़ के लिए, एक्स वाई जेड, ऐसे ऐसे बॉक्स बने होते हैं, उसी में सब चीज़ स्टोर होता रहता है, मेमोरी, यादें। और जैसे ही भविष्य में आप मान लीजिए आज केला देखा है, 1 साल बाद केला देखते हैं, सुनते हैं, स्मेल करते हैं, तो अब तुरंत आपके मेमोरी जो है ट्रिगर कर जाती है और आप बोलते हैं ये केला है। ठीक है? तो रोज़मर्रा की चीज़ें आप याद करते रहते हैं और बाद भविष्य में देख के हम बोल देते हैं कि ये केला है, ये कुर्सी है। वो कॉन्सेप्चुअल स्पेस थ्योरी की वजह से बोल पाते हैं। ये कॉन्सेप्चुअल स्पेस थ्योरी यही बताती है कि हमारा ब्रेन जो है कैसे मेमोरी को हर डायमेंशन में स्टोर करता है। कलर वाला डायमेंशन अलग, जैसे रंग ले लेंगे तो कलर का एक स्पेस होगा, कलर स्टोर करने का एक स्पेस होगा, स्मेल करने का एक स्पेस बना होगा। ठीक है? टच करते हैं, कोई ठोस चीज़ है, कोई नरम चीज़ है, तो उसका एक स्पेस बना होता है, डायमेंशन, उसमें जाके मेमोरी स्टोर होने लगती है। एक तरीके का हार्ड डिस्क आपके ब्रेन में है, वो सब स्टोर करता रहता है। भविष्य में किसी चीज़ को छूते ना कि ठोस है, ये तो ठोस है, तो बता देते हैं कि ठोस है। तो ये इन्हीं सब चीज़ों से होता है, कॉन्सेप्चुअल स्पेस थ्योरी। इसको भूलना नहीं है। ये थी कॉन्सेप्चुअल स्पेस थ्योरी। तो देखिए कॉन्सेप्चुअल स्पेस थ्योरी का फ़ायदा क्या-क्या है हमें, ठीक है? देखिए कॉन्सेप्चुअल स्पेस थ्योरी ये बता देता है कि हमारा ब्रेन जो है इन्फॉर्मेशन को कैसे ऑर्गेनाइज करके रखता है। ऑर्गेनाइज मतलब का कि डायमेंशन बनाया हुआ ना, 1, 2, 3, 4, 5, एक-एक स्पेस बना हुआ है, उसी स्पेस में जाके स्टोर हो जाता है। ये ऑर्गेनाइज तरीका है ब्रेन का, ठीक है? और ये कैसे जल्दी से हमें चीज़ें याद हो जाती है। क्यों याद हो जाती है? क्योंकि सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज होकर पहले से ही स्टोर है। ठीक है? पहले से ही स्टोर है। हमने कुर्सी बहुत पहले देखी थी, उसका इमेज वगैरह सारा टच, स्मेल सब कुछ हमारा स्टोर है। तो हम देखते ही बता देते हैं कुर्सी है, तुरंत रिकॉग्नाइज़ हो जाता है। मान लीजिए अगर आपने कोई चीज़ नहीं देखी है, ठीक है? तो हमने पहली बार कोई चीज़ देखी, तो पहली बार वो जो चीज़ देखेंगे तो इसी डायमेंशन के अकॉर्डिंग ये स्टोर हो जाएगी। लेकिन उसके बाद अगर उसी चीज़ को फिर देखेंगे, तो आपको तुरंत याद आएगा, क्योंकि पहले से मेमोरी स्टोर हो चुकी है। तो हमें जल्दी से चीज़ें याद आती हैं और हम चीज़ों के बीच अंतर कैसे कर पाते हैं कि ये कुर्सी है, ये अंगूर है, ये सेब है। ठीक है? तो कॉन्सेप्चुअल स्पेस थ्योरी इसी का जवाब दे रहा है। तो इसके फ़ायदे हैं कि हम कैसे तो अंदर कर पा रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ का बचपन से बड़े होने तक हर चीज़ का मेमोरी हमारे अंदर स्टोर हो चुका है। एक जो पुरानी चीज़ हम देख रहे हैं अपने आस-पास चीज़ें, सबकी मेमोरी स्टोर है पहले से, इसलिए हम देख के पहचान लेते हैं कि ये साँप है, ये कुत्ता है, ये घोड़ा है, ये कुर्सी है। ये हम पहले से बता देते हैं, क्योंकि सोशलाइज़ेशन के प्रोसेस में हम सारी चीज़ें देख चुके होते हैं, मेमोरी स्टोर होती है पहले से ही, इसलिए हम बता पाते हैं। ठीक है? तो दोनों के बीच अंतर करने का एक फ़ायदा हमें कॉन्सेप्चुअल स्पेस थ्योरी देता है। इन सब चीज़ों का जवाब देता है। ये थी कॉन्सेप्चुअल स्पेस थ्योरी। देखिए अब हमको ये समझना है कि ये इनग्राम क्या होता है। ठीक है? दूसरा कॉन्सेप्ट है, ये इनग्राम क्या होता है। देखिए जब भी हम कोई चीज़ सीखते हैं, ठीक है? जब कोई चीज़ सीखते हैं, कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ फ़ील करते हैं, तो ये जो मेमोरीज़ है, ये हवा में फ्लोट नहीं हो रही होती है। ये कहीं न कहीं स्टोर होती है। ठीक है? एक परमानेंट मार्क की तरह, एक पैटर्न बनता है। कैसे? देखिए जब भी हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारे न्यूरॉन्स जो है एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है? और ये एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन्स के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनने लगता है, नया चीज़ सीखने के दौरान। ठीक है? ये सिनेप्सेस मजबूत होते हैं और तो ये जो इन एक न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन्स के बीच जो ये सिनेप्सेस और जो ज़्यादा बहुत मजबूत हो रहे हैं, कुछ नया सीखने की वजह से। तो ये जो मजबूत बॉन्डिंग है, एक कनेक्शन, एक पैटर्न बनना है सीखने का। ठीक है? तो इसी मजबूत कनेक्शन को हम इनग्राम कहते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है? तो क्या बोलेंगे इसको? मान लीजिए एग्ज़ाम्पल के लिए आप साइकिल चलाना सीखते हैं। नई चीज़ है आपके लिए, अगर कोई नई साइकिल चलाना नहीं जानता, अगर साइकिल चलाना सीख रहा है, ठीक है? नई चीज़ है, साइकिल चलाना सीख रहा है, तो इसके न्यूरॉन्स क्या होंगे? मजबूत होंगे। साइकिल चलाना जो है चीज़ जो सीख रहा है वो, उसकी मेमोरी जो है स्टोर होगी। एक न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन्स एक्टिव होके ये साइकिल चलाने को एक पैटर्न के रूप में मेमोरी स्टोर कर लेगी। एक पैटर्न के रूप में मेमोरी स्टोर कर लेगी, पैटर्न के रूप में। और यही जो पैटर्न है, ये जो मेमोरी का पैटर्न है, यही इनग्राम है। इसीलिए आप देखेंगे कि एक बार आप साइकिल चलाना एक बार सीख जाते हैं, लेकिन फिर एकदम प्रो हो जाते हैं साइकिल चलाने में। फिर कुछ समय बाद, लगभग 5 से 7, 6 साल बाद भी आप साइकिल उठाते हैं, तो चला पाते हैं। ये नहीं होता कि लड़खड़ा के गिर जाए, भूल जाए, ऐसा नहीं होता है। क्यों होता है? ये इनग्राम की वजह से होता है।
क्या है इनग्राम? एक मेमोरी है। क्या, किस तरह की मेमोरी? पैटर्न है न्यूरॉन्स का जो पहले से आपकी ब्रेन में स्टोर हो चुकी है। समझ में आया? तो इनग्राम क्या है? एक पैटर्न है। न्यूरॉन्स ने मजबूती से इस पैटर्न को बना लिया है। जब आप कुछ नई चीज़ें सीखते हैं, जैसे आपने साइकिल चलाना नई चीज़ सीखी, तो इन्होंने न्यूरॉन्स ने एक पैटर्न बना लिया मेमोरी का। उसी पैटर्न ऑफ मेमोरी को इनग्राम बोल रहे हैं। समझ में आ गया? यही है इनग्राम। देखिए इनग्राम में पॉजिटिव और नेगेटिव साइड क्या है? पॉजिटिव साइड तो ये है कि एक बार अगर आपने कुछ सीख लिया या कुछ याद हो गया, ठीक है, तो ये यहाँ पे स्टोर है। ये स्टोर है मेमोरी के रूप में। साइकिल चलाना आपने सीखा है तो मेमोरी के रूप में स्टोर है। आप 5 साल बाद 6 साल के गैप पे भी साइकिल उठाएंगे तो आप चला पाएंगे इस मेमोरी के बदौलत। ये इसका प्लस पॉइंट है। माइनस पॉइंट क्या है? देखिए जिन न्यूरॉन्स ने ये पैटर्न बनाए थे, ठीक है, जिन न्यूरॉन्स ने ये पैटर्न डेवलप किए थे ये इनग्राम का, अगर ये न्यूरॉन्स खत्म हो जाए या कह सकते हैं डिस्ट्रॉय हो जाए, किसी तरीके से खत्म हो जाए, तो इस आप जो है साइकिल चलाना नहीं सीख पाएंगे। ये डिसअपियर हो जाएगा। ये मेमोरी आपकी डिसअपियर हो जाएगी पूरी तरीके से। फिर आप सोचेंगे कि हम अभी सीखे हुए हैं और फिर 5 साल बाद आएंगे साइकिल चलाने तो नहीं चला पाएंगे, क्योंकि ये मेमोरी ही डिसअपियर हो चुकी है। ऐसा कब होता है? जब आपका एक्सीडेंट हो जाए या फिर ब्रेन पे कुछ चोट ऐसे लग जाए जिससे अब ये हिस्सा गायब हो जाए, न्यूरॉन्स नष्ट हो जाए जो पैटर्न बना के सीखा हुआ था, तो आप साइकिल नहीं चला पाएंगे। सीधी सी बात है। तो प्लस और माइनस पॉइंट समझ में आया? तो इसको ध्यान में रखेंगे। इसी को मेमोरी इनग्राम ब्रेन थ्योरी बोलते हैं। जो मैंने अभी आपको इनग्राम समझाया है ये उसी को बोलते हैं मेमोरी इनग्राम ब्रेन थ्योरी। नेट पे देखिए अभी आपको तीसरी चीज समझनी है, न्यूरोप्लास्टिक मेमोरी मॉडल। न्यूरोप्लास्टिक मेमोरी मॉडल क्या है? देखिए सीधी सी बात है कि न्यूरोप्लास्टिक मेमोरी मॉडल ये कहता है कि हमारा ब्रेन कोई मेमोरी को स्टोर करने के लिए फिक्स नहीं बना हुआ है, ठीक है। अगर हम कुछ नया सीखते हैं तो ये चेंज भी होगा पढ़ते वक्त, कुछ नई चीज़ पढ़ते वक्त, और सेल्फ रिन्यू करेगा। जैसे आपने देखा होगा ना लाइसेंस रिन्यू कराना समय समय के बाद, तो बस वैसे ही ये अपना ब्रेन भी है जो है नई नई यादों को रिन्यू करता रहता है। आपने अगर कोई चीज़ नहीं पढ़ी तो न्यूरॉन्स क्या करेंगे? वो नया पैटर्न बनाएंगे, ठीक है। ये नया पैटर्न तैयार होगा एक मेमोरी का। अगर आप पुरानी चीज़ों, जैसे आपने पुरानी चीज़ों को लंबे समय तक छोड़ा हुआ है, मान लीजिए आपने मार्शल आर्ट सीखा है, ठीक है, मार्शल आर्ट। अब मार्शल आर्ट आपको आपने सीखा 3 साल, उसके बाद आपने उसको छोड़ दिया, फिर एक लंबा गैप, यानी 3 साल 5 4 साल के बाद एक गैप आता है, तो ये जो न्यूरॉन्स बने थे पैटर्न सीखते वक्त आपके, मार्शल आर्ट सीखने का पैटर्न, तो ये उस वक्त मजबूत थे, लेकिन आपने छोड़ दिया, तो एक समय के बाद ये न्यूरॉन्स यहाँ से डिसअपियर होने लगेंगे धीरे धीरे, ठीक है, फेड होने लगेंगे। ये फिर एक नया न्यूरॉन बनेगा। जब आप कुछ नई चीजें सीखेंगे तब ये उससे जुड़ना शुरू होगा। ये जो चेंज करने का पैटर्न है, मतलब अपने आप को अडेप्ट, ब्रेन का ये अडेप्ट करने की क्षमता है कि जब कोई नई चीज सीख रहा है तो वो सेल्फ रिन्यू कर ले रहा है अपने आप को। ये चेंज, इस तरीके का चेंज, इसको कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी, ठीक है। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी पे पूरी की पूरी रिसर्च है। आप ब्रेन साइंस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में मैंने बताया कि कैसे काम कर रहा है। आपको यहाँ समझ लेना है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है। और इस तरीके का चेंज अगर खासकर मेमोरीज को लेकर हो, खासकर आपकी यादों को लेकर हो, कि एक यादें जो है कुछ आपने सीखा है वो यादें डिसअपियर हो रही हैं, फिर कुछ नई यादें बन रही है, समय के साथ आप कुछ चीज़ें भूल रहे हैं, कुछ नई चीज़ें ऐड हो रही हैं, तो ये भूलने और नई चीज़ ऐड करने की जो क्षमता है इसी को न्यूरोप्लास्टिसिटी बोल रहे हैं, ठीक है। और जब मेमोरी से रिलेटेड बात हो तो इसको बोलेंगे न्यूरोप्लास्टिक मेमोरी मॉडल। समझ में आ गया? मैंने एग्जांपल कैसे, एग्जांपल एक और ले लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। साइकिल वाला एग्जांपल ले लेते हैं। साइकिल वाला छोड़िए, साइकिल वाला नहीं लेते, ठीक है। आपने कोई मान लीजिए एक बुक उठाई, आपने पहला चैप्टर पढ़ा, दूसरा चैप्टर पढ़ा, फिर आप पढ़ते पढ़ते लास्ट चैप्टर पे जाएंगे, ठीक है। आपका ब्रेन जो है, अगर आप पहले चैप्टर को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे बार बार, तो आपके दिमाग से फेड होती चली जाएगी, वो डिसअपियर होगी धीरे धीरे, क्योंकि पुरानी चीज़ें छोड़ रहे हैं, नई चीज़ें ऐड कर रहे हैं। तो ये जो भूलने और नई चीज़ें ऐड करने की है चीज़, ये न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से है। ये अच्छी भी होती है, खराब भी हो सकती है। अब आप एग्जाम देने जा रहे हैं, भूल गए तो खराब हो गया। अगर आप कोई चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, बस ऐसे आई और चली गई, तो ये आपके लिए बेहतर है, ठीक है। तो ये न्यूरोप्लास्टिसिटी है। मैं बोल रहा हूँ कि बार बार अगर प्रैक्टिस, एक ही चीज़ को, अगर एक ही चैप्टर को बार बार पढ़ रहे हैं तो आपका इनग्राम जो है मजबूत हो जाएगा, ठीक है, लंबे टाइम तक याद रहेगा। फिर आपने एक लंबा गैप बना लिया तो ये धीरे धीरे फेड होते चला जाएगा। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से होता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी आपके ब्रेन की एक खासियत है, एक अडेप्टेबिलिटी की ताकत है ब्रेन की। जैसे इन्वायरमेंट में होता है ना, एक स्वसाम्य अवस्था बोलते हैं। प्रकृति अपने आप को, अगर आप ये कारखाने वगैरह बंद कर देना तो प्रकृति अपने आप को खुद ब खुद एक टाइम के बाद देखेंगे 1 महीने में साफ कर लेगी। कोविड-19 का टाइम याद होगा, सब कुछ बंद हुआ तो धीरे धीरे प्रकृति ने अपने आप को सुधार लिया था। तो वो जो प्रकृति में जो खूबसूरती है अपने आप को सुधारने की, वैसे ही ब्रेन में है। उसको नाम दिया गया है न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो देखिए
न्यूरोप्लास्टिक मेमोरी मॉडल हमें सिखाता क्या है? ये हमें सिखाता है कि जो हमारी यादें हैं, जो मेमोरीज हैं, वो एक पत्थर की तरह नहीं है कि वो बदले ना, वो चेंज होती रहती है। ठीक है, तो मेमोरीज जो है अपने आप को बदल सकती हैं, वो रिसेव कर सकती हैं, एक दूसरे को रिसेव कर लेंगी। तो जितना आप ब्रेन का यूज करेंगे वो उतना ही स्ट्रांग होगा, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका ब्रेन शार्पर होता चला जाएगा। और न्यूरोप्लास्टिसिटी जो है किसी भी एज में चलती रहती है। पहले ये माना जाता था कि न्यूरोप्लास्टिसिटी एक सर्टेन एज के बाद रुक जाती है, वो नहीं होती है। लेकिन जो मैंने पिछले वीडियो में आप देखेंगे तो न्यूरोप्लास्टिसिटी पे एक नई रिसर्च आई है जिसमें ये बताया गया कि नहीं, न्यूरोप्लास्टिसिटी जो है उम्र भर चलती रहती है किसी न किसी फॉर्म में। ठीक है, तो किसी भी एज में ये होती रहती है न्यूरोप्लास्टिसिटी। अगर पूरे ब्रेन में सबसे खूबसूरत बात अगर बोला जाए कि कौन सी मुझे पसंद है, तो ये न्यूरोप्लास्टिसिटी ही है। न्यूरोप्लास्टिसिटी सबसे ज़्यादा बेहतर है। देखिए, अभी हमको ये अगली चीज़ समझनी है, मेमोरी कैपेसिटी मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, ये अगला कॉन्सेप्ट आ रहा है, मेमोरी कैपेसिटी मैक्सिमाइजेशन। इसका मतलब ये है कि मेमोरीज यानी यादें, जो मेमोरी की कैपेसिटी होती है उसको कैसे बढ़ाया जा सके। ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम याद कर सकते हैं। ये कैसे किया जाता है? जो हमारा ब्रेन है वो इन्फॉर्मेशन को, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए अगर नंबर है, मोबाइल का नंबर हो गया, आपका फ़ोन नंबर, अगर आप उसको डिजिट में याद करें, जैसे 1 2 9 7 8 9 3, अगर इस तरीके से याद करेंगे तो आपको याद नहीं होगा। तो ब्रेन हमारा कैसे याद करने की कोशिश करता है, मैक्सिमाइज करता है अपने आप को। वो तुरंत रिएक्ट करेगा, आपका ब्रेन तुरंत रिएक्ट करेगा, आप देखेंगे वो ग्रुप बनाएगा, इस तरीके का ग्रुपिंग करेगा। जैसे ये नंबर रैंडम आप याद नहीं कर सकते, तो वैसे ही ग्रुप बनाएगा, जैसे 9182 का ग्रुप बना लेगा, फिर 7345। ठीक है, तो ये अब ब्रेन अपने आप इसको सॉर्ट करता है ताकि आसानी से चीज़ें याद हो जाए। ये मेमोरी कैपेसिटी मैक्सिमाइजेशन का तरीका है कि कैसे चीज़ों को हम याद कर सकें, स्टोर कर सकें। ठीक है, मोबाइल नंबर अगर डिजिट में आप ही को बोल दिया जाए, रैंडम जितने भी देश में नंबर्स हैं याद करके बताओ, तो आप नहीं याद कर पाएंगे नंबर। तब आप ग्रुपिंग करना शुरू करेंगे कि 91 को एक ग्रुप में रख लेते हैं, या 913 को एक ग्रुप में रख लेते हैं, या 918 को एक ग्रुप में रखते हैं, फिर 2273 को एक ग्रुप में रखते हैं, फिर 45। ऐसे याद हो जाएगा। और ऐसे ही आप मोबाइल का नंबर भी याद करते हैं। आपसे पूछा जाए कि 9936373474 ऐसे याद करें, तब आप बोलते हैं, फिर ग्रुप बनाते हैं, 2 का ग्रुप बनाएंगे, 3 का ग्रुप बनाएंगे, जिससे याद हो जाए। जो ये प्रक्रिया है मेमोरी को स्टोर करने का, इसी को बोलते हैं मेमोरी कैपेसिटी मैक्सिमाइजेशन, याद करने का तरीका। और भी है, देखिए कैसे करेंगे। आप मेमोरीज को रिपीट करेंगे। मान लीजिए आपने एक चैप्टर पढ़ा, फिर दूसरे दिन फिर पढ़ा, रिपीट कर रहे हैं बार बार, तो कैपेसिटी जो है बढ़ेगी उसकी स्टोर करने की। एक बार पढ़ेंगे भूल जाएंगे, फिर दोबारा पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे, बार बार पढ़ते रहेंगे, तो रिपीट करेंगे, तो मेमोरी स्टोर हो जाएगी। ये होती है मेमोरी को कैपेसिटी को मैक्सिमाइज करना। ठीक है, और क्या करेंगे, ये आप फिल्टर करेंगे। क्या फिल्टर करेंगे? इन्फॉर्मेशन को, कौन सा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हटाएंगे, जो इंपॉर्टेंट है उस पर बार बार ध्यान देंगे, तो मेमोरी की कैपेसिटी बढ़ेगी इससे। ठीक है, और एक पैटर्न ढूंढने की हमेशा कोशिश करेंगे। पैटर्न मतलब क्या? वही नंबर, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 आपको नंबर दे दिया गया, तो आप कोशिश करेंगे कि मैं कोई ऐसा पैटर्न बनाऊं जिससे मुझे याद हो जाए, तो आप ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है, या हो सकता है गाने की तरह याद कर ले, कोई ना कोई पैटर्न तो बनाएंगे। ब्रेन आपका अपने आप ही ये पैटर्न बनाना शुरू कर देगा, तो आपको याद होगा। ठीक है, और आप क्या करेंगे, आप उन्हीं चीज़ों को याद करने की कोशिश करेंगे जो आपके जीवन में महत्व रखती है, जो आपके लिए ज़रूरी है। अनवांटेड चीज़ को आप ऐसे ही आपका ब्रेन निग्लेक्ट कर देगा, ध्यान भी नहीं देगा। जैसे रोड पे चलते हुए एक पत्थर, अब बहुत सारे पत्थर हैं, अब पत्थरों पे तो ध्यान जाएगा नहीं। एक समय के बाद आप खुद ही कहेंगे पत्थर से क्या मतलब हमको लेना देना, ब्रेन खुद ही निग्लेक्ट कर देगा। कभी आपको देखा आपने, कभी आपको सपने में पत्थर का वो आया हो सपना कि नहीं ये पत्थर का सपना आना चाहिए मुझे? नहीं आता कभी, क्योंकि आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया, और क्योंकि आपका ब्रेन जानता है कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपके लिए वो इंपॉर्टेंट तब बन जाता जब उसे इसमें शंकर भगवान या त्रिशूल उशूल का लग जाता और आप रोज जाकर पूछते, तब वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता, तब हो सकता है वो ब्रेन में स्टोर हो। ठीक है, तो अनइम्पॉर्टेंट था आपके लिए। एग्जाम्पल के लिए देखिए, आप बहुत ज़्यादा सिलेबस पढ़ते हैं, मान लीजिए कोई मोटा किताब आपने पढ़ लिया, अब उसको याद करना है, आपको आपको बोला गया कि आपको याद करना है, तो आप क्या करेंगे, आप तरकीब लगाएंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे, जितनी भी उसकी लाइनें होगी उस पॉइंट्स को शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, आप शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं कि डायग्राम से याद कर लेते हैं। ठीक है, और रिवीजन रिवीजन करते हैं। ये मेमोरी का कैपेसिटी मैक्सिमाइजेशन करने का तरीका है कि कितना से ज़्यादा आप इंफॉर्मेशन स्टोर कर लें। ठीक है, तो आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, एग्जाम्पल के लिए पढ़ाई में शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, रिवीजन करेंगे, कैपेसिटी मैक्सिमाइजेशन करना।
ठीक है, अब क्या करेंगे, नई स्किल सीख रहे हैं आप, तो वही पैटर्न रिपीटेशन करेंगे, नई स्किल सीखेंगे, ब्रेन ट्रेनिंग करेंगे। ब्रेन ट्रेनिंग बहुत सारे तरीकों से होता है, जैसे चेस खेलना, चेस खेल सकते हैं आप। ब्रेन ट्रेन करने के लिए ब्रेन वाले गेम खेल सकते हैं, जैसे कलर क्यूब चेंज करना। और आप देखेंगे कि बहुत सारे वीडियो गेम है जिसमें नंबर्स निकलते हैं, आपको नंबर को कैलकुलेट करके बता के टिक करना पड़ता है सही। ठीक है, तो ये सब ब्रेन गेम है, ब्रेन ट्रेन करने के लिए। तो इसी इन सब चीज़ों को कलेक्टिवली क्या बोलेंगे कि मेमोरी कैपेसिटी मैक्सिमाइजेशन करना। कैसे, ये ग्रुपिंग करना, जो ग्रुपिंग करके इसको आसान बनाना, हर चीज़ को आसान करने के तरीके, और फिल्टर करना, पैटर्न ढूंढना, और आपकी मीनिंगफुल चीज़ों को याद रखना कि जो मीनिंगफुल है वही बस काम में आए, और हर चीज़ को आपकी पढ़ाई को कन्वर्ट करना, जैसे शॉर्ट नोट्स बनाना, डायग्राम बनाना, रिवीजन करना। ये होता है मेमोरी मैक्सिमाइजेशन करना, मेमोरी की कैपेसिटी को मैक्सिमाइज करना। ये था वो मॉडल। देखिए, डायमेंशनल मेमोरीज रिप्रेजेंटेशन क्या कहता है, ये कहता है कि हमारा ब्रेन जो है मेमोरीज को स्ट्रेट लाइन में नहीं स्टोर करता है, स्ट्रेट लाइन में नहीं स्टोर करता है, बल्कि बहुत सारे डायमेंशन में स्टोर करता है। इसका मतलब ये है कि जो इन्फॉर्मेशन होती है उसका अपीयरेंस होता है, उसका कलर होता है, साउंड होगा, इमोशंस होंगे, अटैचमेंट होगा, टाइम होगा, और कॉन्टेक्स्ट होगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके बचपन का स्कूल, ठीक है। तो जब आप अपने बचपन के स्कूल को याद करते हैं तो आपको केवल एक बिल्डिंग नहीं याद आती है, ठीक है। उसके साथ साथ क्या याद आता है, आपको उस स्कूल की जो घंटी बजती थी वो भी याद आएगा, ठीक है। बट आपके दोस्तों की हंसी भी याद आएगी उस वक्त, और क्लासरूम में कैसा स्मेल था वो भी याद आने लगेगा, टीचर की आवाज़ कैसी थी वो भी याद आएगा, और आपको एक्साइटमेंट होगा, यानी इमोशंस भी जुड़ा होता है। ये जो मैंने अभी बोला कि केवल बिल्डिंग याद नहीं आती, केवल बिल्डिंग याद नहीं आती, तो इसका मतलब ये है कि जो मेमोरी है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, केवल बिल्डिंग नहीं याद आएगी, उसके साथ साथ यानी बहुत सारे डायमेंशन, मेमोरीज जो है डायमेंशन में याद होते हैं। तो क्या होगा कि साउंड भी याद आएगा स्कूल का, बेल, घंटी, और फ्रेंड्स के जो दोस्त आपके हंस रहे थे वो भी याद आएंगी, टीचर्स के आवाज़, ये सारी चीज़ें आपको एक साथ याद आएंगी। तो इसको बोलते हैं डायमेंशन में याद आना, ठीक है। कोई मेमोरीज कोई स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, बल्कि डायमेंशनल होती है। इसका मतलब यही है, मान लीजिए आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, बस स्टैंड पे आपको याद आता है कि वो बस स्टैंड पे है, ठीक है। तो आपको केवल आपको गर्लफ्रेंड की याद नहीं आती, बस स्टैंड है, कौन से कलर का है बस, ये किस एरिया में है, वो सारी चीज़ें आपको याद आती है, इमोशंस भी जुड़ा होता है। तो इसी को बोलते हैं डायमेंशनल मेमोरीज, ठीक है। तो इसी को बोलेंगे डायमेंशनल मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। ये कॉन्सेप्ट बताता है कि जब भी कोई चीज़ हम देखते हैं, याद करते हैं, या याद आता है, हम ऐसे लेटे रहते हैं, तो केवल एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रही होती वो, उसके बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, वही है डायमेंशनल मेमोरी, बहुत डायमेंशन में हमें याद आती है। तो जो हमारी मेमोरीज बनती हैं वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो मल्टी डायमेंशनल है। तो देखिए इसका फ़ायदा क्या है, इस डायमेंशनल मल्टी डायमेंशनल थ्योरी का। इसका फ़ायदा ये है कि हमारी जो याद मेमोरीज होती हैं वो हमें जल्दी से ट्रिगर करती हैं, यानी हमें जल्दी याद आ जाता है सारी चीज़ें, अगर हम कहीं ऐसे लेटे रहते हैं तो। और क्या होता है, हमको नेचुरल फील आता है, एक रियल फील आता है डायमेंशनल मेमोरीज में, ये थ्योरी जो बताता है। आपने महसूस भी किया होगा कि आप लेटे हुए तो आपको सारी चीज़ें याद आती हैं, तो नेचुरल रियल लगती हैं वो। तो ये लर्निंग में, सर्वाइवल में काफ़ी पावरफुल होता है डायमेंशनल मेमोरी। तो इसके फायदे हैं ये। देखिए अभी हमको अगला कॉन्सेप्ट समझना है, इनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल इक्वेशन, ये तीनों चीज़ समझना है। इनकोडिंग का मतलब ये है कि हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन को कैसे ब्रेन में इंटर करता है, ठीक है, ये होता है इनकोडिंग। स्टेप 1, तो इनकोडिंग का मतलब ये है कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर बाहर से आ रही है तो इनकोडिंग का मतलब ये है कि उस इंफॉर्मेशन को ब्रेन कोड में कन्वर्ट करता है, इसी को बोलते हैं कन्वर्टिंग इंफॉर्मेशन। जैसे हम कुछ देखते हैं तो विजुअल इनकोडिंग, कुछ आवाज़ सुनते हैं तो ऑडियो इनकोडिंग, और अगर ये इनकोडिंग यानी इन्फॉर्मेशन जो कोड के रूप में है उसको इनकोड किया है, अगर विजुअल मजबूत है, आंखों से जबरदस्त दिखा है साफ साफ, तो इनकोडिंग स्ट्रांग होगी। अगर इनकोडिंग स्ट्रांग हुआ तो आपका मेमोरी भी स्ट्रांग होगा, अगर वीक है तो मेमोरी भी वीक हो जाएगी आपकी, इनकोडिंग भी वीक होगी, इनकोडिंग भी मतलब मेमोरी वीक, ठीक है। अगर इनकोडिंग वीक है तो मेमोरी भी वीक हो जाएगी, ठीक है। तो ऑडियो इनकोडिंग, विजुअल इनकोडिंग, ऑडियो इनकोडिंग, इंफॉर्मेशन को कोड में कन्वर्ट करना इनकोडिंग कहलाता है। दूसरा है स्टोरेज, इसका मतलब यह है कि ब्रेन इंफॉर्मेशन को कैसे स्टोर करता है, ठीक है। देखिए हमारा ब्रेन जो है मेमोरी को मतलब इंफॉर्मेशन को कैसे स्टोर करता है, 3 लेवल पे होता है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और वर्किंग। ये क्या है, मेमोरी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी और वर्किंग मेमोरी। ये 3 लेवल पे ये स्टोर करता है इन सब चीज़ों को। जो
शॉर्ट टर्म वाली मेमोरी है, लॉन्ग टर्म वाली मेमोरी है, वर्किंग मेमोरी है, मतलब अभी मौजूदा जो चल रही है वैसे इस लेवल पे चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को समझता है, स्टोर करता है। ये होता है स्टोरेज। तीसरा स्टेप है रिट्रीवल, यानी ब्रिंगिंग मेमोरी बैक। क्या मतलब इसका, देखिए रिट्रीवल का सीधा सा मतलब ये है कि कोई चैप्टर, मान लीजिए एग्जांपल के लिए कोई चैप्टर आपने पढ़ा, ठीक है, कोई चैप्टर पढ़ा, तो भविष्य में अगर आपने इसे छोड़ा हुआ है, भविष्य में आपने कोई चीज़ वही चैप्टर फिर देखा, तो आप में अगर वो मेमोरी बनी हुई है तो ट्रिगर कर जाएगी, वो याद आ जाएगी। तो यही है रिट्रीवल। मेमोरी कैसे इंफॉर्मेशन आती है, कैसे स्टोर होती है, जो स्टोर हुई मेमोरी कैसे ट्रिगर करती है। ये है 3 प्रोसेस, इनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए समझते हैं। मान लीजिए हिस्ट्री का चैप्टर है, ठीक है, आपने हिस्ट्री के चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, बहुत अच्छे से समझा है, तो इसको बोला जाएगा कि इनकोडिंग स्ट्रांग हुई है। ठीक है, अब आपने उसको रिवाइज भी किया है, उस चैप्टर को रिवाइज भी किया है, तो स्टोरेज जो है, ये जो मेमोरी की स्टोरेज है वो बेहतर होगी। और मान लीजिए एग्जाम देने बैठ गए हिस्ट्री का, अगर वही क्वेश्चन आपको दिख गया, वही क्वेश्चन आपको दिख गया जो आप पढ़ के गए थे, तो मेमोरी में ट्रिगर कर जाएगी। इसे बोलते हैं रिट्रीवल। मेमोरी तो आपको समझ में आया इनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल क्या है, कैसे इंफॉर्मेशन कोड में कन्वर्ट हो रहा है, ऑडियो विजुअल सभी, और उसके बाद क्या हो रहा है, मेमोरी में किस किस लेवल पे स्टोर हो रहा है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, वर्किंग मेमोरी। उसके बाद क्वेश्चन रिट्रीवल आता है, यानी आपको वही याद आ जाए, मेमोरीज याद आए, उसको बोलते हैं रिट्रीवल। देखिए न्यूरल नेटवर्क समझना, अब अगला कॉन्सेप्ट आ रहा है न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क मैथमेटिक्स, इसका मैथमेटिक्स समझना है। न्यूरल नेटवर्क मतलब आपका बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स, ठीक है। तो ये जो न्यूरॉन्स है, हमारी यादें, मतलब ये न्यूरॉन्स का, जब हम कुछ नई चीज़ें सीख रहे होते हैं तो हमारी यादें बनती हैं, तो ये जो मेमोरी है, ये न्यूरॉन्स के बीच का कनेक्शन, उनका इम्पल्सेस यानी सिग्नल, और उसको उनका पैटर्न, इनके बीच का जो है, इनके बीच जो न्यूरॉन्स के बीच बनता है, एक न्यूरॉन से दूसरे बीच के बीच पैटर्न बनता है, सिग्नल जाते हैं, कनेक्शन बनता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स, और इसी के मैथमेटिक्स समझना, इसी के पैटर्न को समझना बोलते हैं न्यूरल नेटवर्क मैथमेटिक्स, इसी पैटर्न को समझना, ठीक है। तो क्या बोलेंगे न्यूरल नेटवर्क मैथमेटिक्स को, कि इनके बीच कनेक्शन कितना मजबूत है या कैसा कनेक्शन है, इनकी मजबूती देखेंगे न्यूरॉन्स के बीच का, इनके मेमोरी कितनी स्ट्रांग है, कितनी वीक है, ठीक है। और ये देखेंगे कि एक समय के बाद धीरे धीरे ये फेड आउट हो जाता है। तो इन्हीं के बीच का जो पीछे का राज है, या कह सकते हैं पीछे का जो कनेक्शन समझना है, कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कितना, किस तरीके का पैटर्न बना रहा है, कैसा कनेक्शन है, वीक है, मजबूत है, तो इसके पीछे की गणित को समझना या मैथ को समझना, वही है न्यूरल नेटवर्क मैथमेटिक्स। देखिए हम अगला कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं। अगला कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी मॉडल्स, ठीक है। ये मेमोरी का प्रोबेबिलिटी मॉडल है। ये क्या बताता है, ये एक्सप्लेन करता है कि कौन सी मेमोरी, कौन सी यादें रुकेंगी यानी ठहरेंगी, कब वापस आएंगी, अगर कोई मेमोरी चली गई तो कब वापस आएंगी, अगर हम कोई चीज़ कौन सी भूल जानी है, कौन सी मेमोरी वीक होगी, कौन सी मेमोरी स्ट्रांग होगी, ये मॉडल बताता है, ठीक है। तो बहुत सारी मेमोरीज ऐसी होती हैं जिन्हें हमें हमारा दिमाग एक समय के बाद छोड़ देता है, ठीक है। तो कब वीक होंगी, कब स्ट्रांग होगी, ये मॉडल हमें एक्सप्लेन करेगा। जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे, जितना ज़्यादा रिपीट करेंगे, मेमोरी उतनी स्ट्रांग बनती जाएगी, और जितना इनसे गैप बनाएंगे उतना मेमोरी जो है धीरे धीरे डिसअपियर होती चली जाएगी। तो ये मॉडल बताता है कौन रुकेगा, कौन सी मेमोरी वापस आएगी, ये सारी चीज़ें यही एक्सप्लेन करता है। देखिए अभी हमको समझना है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मेमोरी, ठीक है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो हमारी मेमोरी है वो ओवर द टाइम चेंज होती रहती है, और उसी के कारण हमारी जो मेमोरीज है वो धीरे धीरे डिसअपियर होती है। दो तरीके हैं, पहला है फॉरगेटिंग, दूसरा है लर्निंग रीइंफोर्समेंट मेमोरी। ये दोनों क्या कहते हैं, फॉरगेटिंग यानी रिड्यूसिंग मेमोरी, ये कहता है कि हमारी मेमोरी जो है एकदम से नहीं जाती, बल्कि धीरे धीरे ग्रेजुअल, धीरे धीरे करके वो डिसअपियर होती है। और लर्निंग इन्फोर्समेंट मेमोरी क्या बोलती है, ये कहती है कि अगर कोई मेमोरी जा रही है धीरे धीरे, ठीक है, या खत्म हो रही, तो इसको स्ट्रॉन्ग करने का तरीका है रिपीटेशन, रिवाइज, कितनी बार हमने उसको रिपीट किया है, कितने इमोशंस हमारे अंदर उसके जुड़े हुए, ये तय करेगा कि वो कितना स्ट्रॉन्ग बनेगा, वो याद मेमोरी कितना स्ट्रॉन्ग होना है, ठीक है। तो डिफरेंशियल क्वेश्चन क्या बता रहा है मेमोरी का, कि ओवर द टाइम मेमोरी जाती है, धीरे धीरे जाती है। पहला है फॉरगेटिंग यानी रिड्यूसिंग मेमोरी, जो कि धीरे धीरे फेड आउट होगी। और अगर इसको मजबूत करना है तो लर्निंग रीइंफोर्समेंट
मेमोरी। तो उससे अटैचमेंट बनाइए, रिपीट करिए और इमोशन जुड़ा रहेगा, तो धीरे धीरे वापस आ जाएगी। देखिए अब अगला कॉन्सेप्ट समझना है और ये लास्ट है, नॉइज इंटरफेरेंस मॉडलिंग। ये क्या कहता है? देखिए अगर नॉइज और इंटरफेरेंस होता है, जब आप कुछ चीज़ें आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपकी मेमोरी जो है मिक्स्ड अप और रॉन्ग मेमोरी बनेगी, ठीक है। और हो सके भविष्य में कुछ याद करें तो वो याद भी ना आए। अब देखते हैं कि ये इंटरफेरेंस और नॉइज जैसा हमें क्या आएगा। देखिए नॉइज और इंटरफेरेंस का सीधा सा मतलब है आपकी माइंड वांडरिंग, स्ट्रेस, टायर्ड है, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब ये कि एक समय में आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप पढ़ने बैठते हैं, ठीक है, आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो बगल से बहुत तेज गाने बजने लगे, ठीक है, डीजे वगैरह बज रहा है, बहुत तेज बज रहा है, तो आप परेशान हो जाते हैं। तो ये डिस्टर्बेंस है, एक इंटरफेरेंस है। आप पढ़ने बैठे हुए हैं, आपको स्ट्रेस है, काफ़ी स्ट्रेस है, ठीक है, तो ये आपके ब्रेन के अंदर नॉइज चल रहा है, तो आप पढ़ने में डिस्टर्ब होंगे, याद नहीं होगी, मेमोरी नहीं बनेगी, याद नहीं कर पाएंगे, वीक मेमोरी बनेगी, यहाँ पे वीक मेमोरी बनेगी, ठीक है। टायर्ड है, बिल्कुल थके हुए हैं, उस वक्त बैठ गए हैं कुछ समझने पढ़ने, तो मेमोरी वीक बनेगी। अब जब आपने एग्जाम के लिए पूरा पढ़ा, एग्जाम्पल के लिए, अब फिर आप एग्जाम में बैठे, तो आप चाहेंगे, आपने कोई क्वेश्चन देखा, हो सकता है आपने पढ़ा, लेकिन मेमोरी जो है पूरी तरीके से वीक है, इन सब चीज़ों की वजह से वो ट्रिगर नहीं करेगी। वो होता है ना रिट्रीवल, ट्रिगर कर जाए, आपको याद आ जाए, नहीं आएगी। तो इसीलिए जब भी पढ़ने बैठे, कहीं भी पढ़ने बैठे, तो शांति होना चाहिए। अगल बगल बहुत ज़्यादा नॉइज, शोर हो, तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग किताब लेके ट्रेनों में बैठे होते हैं, लेकिन अगल बगल बहुत ज़्यादा शोर होता है, तो उस वक्त क्या होगा ना, उस कंडीशन में केवल और केवल आप अक्षरों को पढ़ रहे होते हैं, उसको प्रोसेस करना, उसको समझना वो नहीं हो पाता है। इसीलिए कंप्लीट फुल शांति चाहिए, पीसफुल इन्वायरमेंट होगा तभी आप कोई चीज़ पढ़ेंगे, पूरा ध्यान होगा। पता चला बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट में बैठे, लेकिन स्ट्रेस में है, माइंड के अंदर 75 तरीके की बातें चल रही हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये हो गया है, वो हो गया है, स्ट्रेस में है, तब भी ये जो मेमोरीज है वीक बनेगी। यानी कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, मेमोरी नहीं बनेगी, याद नहीं होगा आपको। तो नॉइज एंड इंटरफेरेंस मॉडलिंग यही कहता है कि मेमोरी बनने के लिए बिल्कुल शांति चाहिए, बाहर भी, दिमाग के अंदर भी, तभी जाके मेमोरी एकदम स्ट्रांग बनेगी, ठीक है। तो ये मॉडलिंग ये बोल रहा है। अब देखिए जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। देखिए पहला में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कॉन्सेप्चुअल स्पेस थ्योरी, डायमेंशनल मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, इनग्राम मॉडलिंग, इनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल, न्यूरल नेटवर्क मैथमेटिक, प्रोबेबिलिटी मॉडल और डिफरेंशियल इक्वेशन, लर्निंग एंड फॉरगेटिंग एल्गोरिथम, मेमोरी कैपेसिटी मैक्सिमाइजेशन, नॉइज एंड इंटरफेरेंस मॉडलिंग। इन 9 को मिला के, 1 से लेके 9 तक को मिला, 9 तक को मिला के 1 से 9 तक, इसी को बोला जाता है मैथमेटिकल मॉडल ऑफ मेमोरी, ठीक है। मैथमेटिकल मॉडल ऑफ मेमोरी, ये जो नई रिसर्च हुई है, जो अभी मैं 5 डायमेंशन की बात कर रहा था कि मेमोरी 5 डायमेंशन में स्टोर करती है, और ये जो नई रिसर्च आ रही है 7वें डायमेंशन की बात कर रही है, इसी को समझने के लिए, इसी को समझने समझाने के लिए मैथमेटिकल मॉडल ऑफ मेमोरी बनाया गया, जो कि 1 से 9 तक मैंने आपको बताया है, 1 से 9 तक, इनको मिलाएंगे तो बोला जाएगा मैथमेटिकल मॉडल ऑफ लर्निंग, सॉरी, मैथमेटिकल मॉडल ऑफ मेमोरी। इसी को साइंटिस्ट ने बनाया है ताकि आपको समझा सके 7th डायमेंशन को। अब हम बात करेंगे रिसर्च पे। देखिए रिसर्च में हमको बात करनी है, क्या है रिसर्च? रिसर्च में 5 डायमेंशन वर्सेस 7 डायमेंशन का एक डिबेट टाइप का है, ठीक है। 5 डायमेंशन का मतलब सीधा से, डायमेंशन मतलब आपके सेंसेस से जोड़ लीजिए, डायमेंशन इज इक्वल टू सेंसेस, ठीक है। 5 डायमेंशन यानी 5 सेंसेस। 5 सेंसेस क्या? आपकी आंखें, आपके नाक, आपका टंग और ईयर और आपकी स्किन। जब भी कोई मेमोरी आपके ब्रेन में स्टोर करती है मेमोरी, ठीक है, इसी 5 डायमेंशन यानी 5 सेंसेस से आउटर वर्ल्ड को समझते हैं और स्टोर करते हैं, ठीक है। अब इसी में 5D प्लस 2D यानी 7 डायमेंशन। रिसर्चर ये बोल रहे हैं कि अगर हम ये 5 डायमेंशन में अगर दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो हमको उतनी गहरी समझ नहीं मिलती, लेकिन अगर हम 7वें डायमेंशन यानी 2 डायमेंशन और ऐड कर दें इसमें, तो जो आउटर वर्ल्ड हमें दिख रहा है, जैसा दिख रहा है, उसे ज़्यादा बेहतर तरीके से हम समझ सकते हैं। अब इस रिसर्च का एसेंस क्या है? देखिए बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे बाहर जो ये बोलते होंगे, बहुत सारे बाबा, पादरी, बहुत सारे लोग बोलते होंगे। इसका रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट भी है कि हमने दुनिया को बहुत अच्छे से समझ लिया है। ये रिसर्च बोल रहा है कि खाक समझ लिया है, ठीक है। साफ साफ बोला कि तुमने समझा ही नहीं है दुनिया को ढंग से, ठीक है। मतलब आप 5 सेंसेस लेके आए थे, 5 ही सेंसेस में निकल लिए। हम बात कर रहे हैं 7 सेंसेस की, और ये रिसर्च इस पे भी जोड़ देता है कि 5 नहीं
ना ही 8, ना ही 9। परफेक्ट डायमेंशन क्या है? 7 डायमेंशन। अगर 7 डायमेंशन में अगर मेमोरी को स्टोर करेंगे, ब्रेन हमारा 7 डायमेंशन में मेमोरी को स्टोर करता है, तो हम बाहरी दुनिया को और अच्छे से समझेंगे। मैंने 6 सेंसेस पे एक वीडियो बनाया था, जो रिसर्च है कि हमारी जो सेंसेस है वो 5 नहीं अब 6 हो चुकी हैं। जो 5 जो आउटर वर्ल्ड को समझे, छठा जो इनर वर्ल्ड को समझे, और ये 7वां जो डायमेंशन बताया जा रहा है, इसको एक संभावना की तरह देखा जा रहा है कि अगर मेमोरी और अच्छे से चीज़ को स्टोर कर ले, ठीक है, 7 डायमेंशन में, तो हमारी ब्रेन की शक्ति और ज़्यादा बढ़ सकती है और बाहरी दुनिया को देखने समझने की क्षमता और बढ़ जाएगी। ये थी रिसर्च। अब इसका फ्यूचर में क्या रोल है या फ्यूचर में क्या होने वाला है, उस पे भी बताया गया है। देखिए फ्यूचर के लिए क्या बताया गया है? फ्यूचर में ये बताया गया है कि जो ह्यूमन्स हैं, जो मनुष्य है, हो सकता है प्रकृति जो है उनके अंदर एवोल्यूशन के प्रोसेस में कुछ नए सेंसेस जोड़ दें, जैसे रेडिएशन सेंसेस, मैग्नेटिक सेंसेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसिटिविटी। ये सेंसेस के रूप में आएंगे। अभी आप देखते होंगे रेडिएशन, मैग्नेटिक और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम ना देख सकते हैं ना ढंग से महसूस कर पाते हैं, वो कंप्यूटराइज होता है, हमारी बॉडी नहीं फील कर पाती है। तो ये रिसर्च बता रहा है कि हो सकता है फ्यूचर में एवोल्यूशन के प्रोसेस में हमारी बॉडी जो है नए सेंसेस को अडेप्ट करे, और वो नए सेंसेस होंगे रेडिएशन सेंसेस, मैग्नेटिक सेंसेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसिटिविटी। ये रिसर्च बता रहा है। अब ये रिसर्च इतनी बड़ी क्यों है? देखिए रिसर्च इतनी बड़ी इसलिए है क्योंकि हम 5 डायमेंशन यानी 5 सेंसेस से केवल मेमोरी को स्टोर कर रहे थे अपने अंदर, ठीक है। अब यही 2 डायमेंशन और बढ़ जाए, तो आप खुद समझ सकते हैं कि जो 5 तरीके से हम मेमोरी को बाहर के आउटर वर्ल्ड को इनपुट लेते थे, अगर 7 हो जाए, और 7 पे ही जोड़ दिया है, ना 8 बोला है ना 5 का, 7 पे हो जाए, तो ह्यूमन एक सुपरमैन बन जाएगा। मैन बिकम सुपरमैन, गर्ल बिकम सुपर गर्ल। इस तरीके का रिसर्च हुई है। तो आपको पूरी रिसर्च समझ में आई होगी। तो अब ये समरी देखिए, साइंटिस्ट एट Caltech develop a new mathematical model of memory that explore how information is encoded and stored. Their analysis suggests that memory works best in 7-dimensional conceptual space, equivalent to having 7 senses. The finding implies that both human and AI might benefit from broader sensory inputs to optimize learning and recall. तो समझ में आ गया? इससे पहले भी वाले बहुत सारे वीडियोस पड़े होंगे, इससे पहले वाला जिसमें मैंने 6 सेंसेस की बात करी है और न्यूरोप्लास्टिसिटी। वीडियो खत्म होगा तो लास्ट में वो आ जाएगा स्क्रीन पे, आप चाहे तो ब्रेन साइंस से देख सकते हैं। जो हमेशा बोलता हूँ मैं, ये सीरीज चल रही है मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सबके लिए, कोई भी देख सकता है। आपको कोई नई रिसर्च पता चली है कमेंट में बताइए मुझे भी, और कुछ गलती हुई है तो वो भी बताइए ताकि मुझे पता चले, ठीक है। तो ये थी आज की रिसर्च। थैंक यू।